नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी और इसके साथ ही पशुपालन के बारे में अहम जानकारियां लेकर आते हैं अलग अलग सेगमेंट के जरिए। खेती किसानी में जहां पर आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की, तो वहीं हमारा पशुधन में जानेंगे कि गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह करें। इसके अलावा आज हम आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान शिवचरण मीणा से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान में देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। भारत बदल रहा है। देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार हैं, जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है। हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड हैं। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहाँ पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं, लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फ़ंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की RKVY रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सकें। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे FPOs को जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए, जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली, बिना कट करे, बिना जूस करे, हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई हैं, एक ग्रेन एनालाइज़र भी बनाई है, जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं। हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। ये हमारा ड्रोन है। ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज़ का बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट करता है और आपके फ़ोन में इसकी फ़ोटोज़ भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा
मिलेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहाँ से भाग जाएगी, वहाँ से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट। एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.5farm.com। तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी सामान है हमारे वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से गर्मियों के इस मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल करनी जरूरी हो जाती है। इनके आवास की व्यवस्था किस तरह करें और इनके आहार में किस तरह के बदलाव लाने हैं, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो, उसको कैसे बचाना है? जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीज़ें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहाँ पर पंखा भी चला दें, जिससे कि गर्मी को, तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें, जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर, तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है, तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें। अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाएं। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं। गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज़्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है या उतनी ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताज़ा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में 1-2 बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अब जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से, हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स, किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके वहाँ परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो वहाँ परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए। और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें। इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे, बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कामयाब किसान में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
का घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कामयाब किसान, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली। गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं, वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देखकर काफी खुश हैं। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार। ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली, तो हमने देखा कि ज़मीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना ज़रूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को ख़रीदा। उससे ख़रीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डिकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली। उससे ज़मीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए ज़मीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद ज़मीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले। शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में। हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया, तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा। जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की, और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी, जड़ें जो पानी की तरफ ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में, और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज़्यादा रहा, और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ। आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में। हमने 33 किलो बीज की बचत करी। उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% ज़मीन पे तो बेड बन जाते हैं। अब 20% नालियाँ रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की ज़रूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं,
और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर अपन गेहूँ तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूँ, और गिरने के बाद गेहूँ का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो हमारा मानना है कि बेड विधि से अगर आप गेहूँ करेंगे तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का सिर्फ बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20 से 25% ज़्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज़्यादा रहा है। यानी इसमें गेहूं 20 से 22 कुंटल के लगभग बैठेगा, और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 कुंटल से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक देखा होगा कि बुआई की पद्धति अलग अलग होती हैं। एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुआई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुआई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान हैं वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफ़ी फ़ायदा है। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार देखें और यही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें। ये था आज का कार्यक्रम गांव किसान। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आई है और आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।